जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने एक क्लास जो है कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में जो है हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट किया है, जो कि पिछला क्लास जो था, इससे पिछला क्लास महमूद गजनवी से संबंधित जानकारियों पर हमने चर्चा किया था। महमूद गजनवी से संबंधित जानकारियों पर चर्चा किया था। और आज के क्लास में जो है मोहम्मद गौरी से संबंधित जानकारियों पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद गौरी से संबंधित जानकारियों पर चर्चा करेंगे और संभवतः यह चैप्टर जो है इसी क्लास में खत्म भी हो जाएगा, और लगभग आज के क्लास में जो है यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी का संबंध जो है संसवनी वंश से था। मोहम्मद गौरी का संबंध संसवनी वंश से था। मोहम्मद गौरी का जो संबंध है वह संसवनी वंश से था। इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में भी की थी। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी गौड़ प्रांत का शासक। मोहम्मद गौरी जो है गौड़ प्रांत का शासक 1173 ईस्वी में बना। 1173 ईस्वी में बना। अगर हम बात करें गौड़ प्रांत की, तो गौड़ प्रांत जो है वह गजनी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा प्रांत था। गजनी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा प्रांत था। और गजनी साम्राज्य की बात करें तो गजनी साम्राज्य जो है अफगानिस्तान में पड़ता था। गजनी साम्राज्य जो है अफगानिस्तान में पड़ता था, और उसी अफगानिस्तान के अंतर्गत आने वाले गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही आने वाला एक छोटा सा प्रांत था गौड़ प्रांत। और इसी गौड़ प्रांत का शासक जो है मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में बना। 1173 ईस्वी में बना। देखिए, तुर्की मुसलमानों की अगर हम तुर्की मुसलमानों की बात करें, तो तुर्की मुसलमानों में महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत में धन लूटने को लेकर जो है भारत पर आक्रमण किया। वहीं अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी ने भी भारत में धन संपत्ति लूटने को लेकर ही भारत पर आक्रमण किया। लेकिन इसके अलावा मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना लक्ष्य इस्लामिक सत्ता की स्थापना करना बनाया। मोहम्मद गौरी ने अपना लक्ष्य भारत में इस्लामिक सत्ता को स्थापित करना बनाया। और इसी लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण किया। और मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था वह 1175 ईस्वी में, और सबसे अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किया। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी के पहले आक्रमण की, तो मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ किया और मुल्तान को जीत लिया। मोहम्मद गौरी ने सन 1175 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण मुल्तान के खिलाफ किया और मुल्तान को जीत लिया तथा मुल्तान को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगर हम बात करें मुल्तान की, तो उस समय मुल्तान जो है वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता था। और मुल्तान में जो है मुसलमानों का ही शासन प्रशासन हुआ करता था। और मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। अगर हम बात करें गुजरात की बात करें, तो मुल्तान से आगे बढ़ते हुए मोहम्मद गौरी ने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। और जिस समय
मोहम्मद गौरी ने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया, उस समय मोहम्मद गौरी का सामना गुजरात के सोलंकी वंश या फिर चालुक्य वंश, सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के साथ हुआ। जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया, तब मोहम्मद गौरी का सामना जो है गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के साथ हुआ। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई तथा भीम द्वितीय की जीत हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई तथा भीम द्वितीय की जीत हुई। मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी पहला तुर्की मुसलमान हुआ जिसे भारत में पराजय का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी जो है पहला तुर्की मुस्लिम हुआ जिसे भारत में हार का सामना करना पड़ा। जब मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय से युद्ध में हार गया, तब मोहम्मद गौरी जो है वापस गौड़ प्रांत चला गया। और मोहम्मद गौरी ने अपने हार के कारणों का एनालिसिस किया कि भाई हम क्यों हारे, और इसके बाद उसने अपने सेना को मजबूत किया और फिर 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया, 1181 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण किया तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। मोहम्मद गौरी 1179 ईस्वी में पेशावर को जीता, 1181 ईस्वी में लाहौर को जीता तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाकर अपना विजयी अभियान जो है जारी रखा। लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाकर अपना विजयी अभियान जो है जारी रखा। अगर हम बात करें पेशावर की, तो पेशावर जो है वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर भी पाकिस्तान में ही पड़ता है और सियालकोट भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। जब मोहम्मद गौरी ने पेशावर, लाहौर तथा सियालकोट को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, इसके बाद मोहम्मद गौरी जो है पूरब की ओर आगे बढ़ा तथा 1189 ईस्वी में पंजाब के भटिंडा के किला को जीत लिया। 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के भटिंडा के किला को जीत लिया। और यह घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। क्यों? अगर हम बात करें पंजाब के भटिंडा के किला की, या फिर राजस्थान की, या फिर हरियाणा की, या दिल्ली की, तो यह जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र भारत के शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। यह क्षेत्र जो है यानी कि भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग था, उसमें पृथ्वीराज चौहान का शासन प्रशासन हुआ करता था। दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया। ये इन राज्यों पर जो है पृथ्वीराज चौहान का शासन प्रशासन हुआ करता था। और पंजाब में जो भटिंडा का किला था, यह किला पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। अब जब पृथ्वीराज चौहान को यह बात पता चली कि मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किला को जीतकर उस पर अपना कब्जा कर लिया है, तो पृथ्वीराज चौहान काफी क्रोधित हुए। और अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान जो है उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान जो है उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में एक हुआ करते थे।
और जब पृथ्वीराज चौहान को इसकी जानकारी मिली कि मोहम्मद गौरी ने उनके पंजाब के भटिंडा स्थित किला को जीत लिया है, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से कहा कि हमारा किला जो है वापस कर दो। लेकिन मोहम्मद गौरी ने कहा कि नहीं, इस किला को हमने जीता है, कैसे वापस कर देंगे। इसी बात को लेकर मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है तराइन के युद्ध के मैदान में आमने सामने हुई। भटिंडा के किला को लेकर ही मोहम्मद गौरी की सेना तथा पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है हरियाणा के तराइन के युद्ध के मैदान में आमने सामने हुई। और 1191 ईस्वी में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ मोहम्मद गौरी की सेना तथा दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना आमने सामने थी। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ, और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई तथा मोहम्मद गौरी की हार हुई। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई तथा पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। जब मोहम्मद गौरी हार गया तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी को बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान के समक्ष पेश किया। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी को बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान के समक्ष जो है पेश किया। और जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के समक्ष आया तो विनती करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हमें छोड़ दिया जाए, अब से जो है हम आपके सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। और मतलब विनती करने लगा, एक तरह से जो है विनती करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हमें छोड़ दिया जाए, अब इसके बाद से जो है हम आपके सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। और पृथ्वीराज चौहान जो है काफी शक्तिशाली शासक थे, राजपूत शासक थे। जब देखे कि मोहम्मद गौरी जो है गिड़गिड़ा रहा है तो खुदे डरा हुआ है, तो इसको मार कर क्या फायदा होगा, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जाने दिया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जो है जाने दिया, और यह पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। यह पृथ्वीराज चौहान की जो है सबसे बड़ी भूल थी। जब मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध हार गया तो इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है फिर से गौड़ प्रांत चला गया, और गौड़ प्रांत जाकर फिर से वहां अपने सेना को प्रशिक्षित किया और उसको मजबूत किया। और इसके बाद फिर 1192 ईस्वी में जो है पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद जो है 1192 ईस्वी में फिर से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर 1192 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। यानी कि 1192 ईस्वी में जो है फिर से मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान जो है आमने सामने हुए। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान जो है फिर से आमने सामने हुए। और यह 1192 का जो युद्ध है यह तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1192 का जो युद्ध है यह तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की जीत हुई तथा पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान के जैसा मतलब दरिया दिली नहीं दिखाया और पृथ्वीराज चौहान को जो है मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जब मोहम्मद गौरी को यह बात पता चल गया कि हम तो भारत के सबसे शक्तिशाली शासक को पराजित कर दिए हैं, तो अब तो कोई है ही नहीं है बोलने वाला। और जो 1192 में तराइन का युद्ध था वह काफी निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध से भारत में इस्लामिक सत्ता की शुरुआत मानी जाती है। इसी युद्ध से भारत में जो है इस्लामिक सत्ता की शुरुआत मानी जाती है। तराइन के 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसी युद्ध से भारत में इस्लामिक सत्ता की शुरुआत हुई
और कई सारे विद्वानों ने भी इस चीज को माना कि जो 1192 का तराइन का 1192 का तराइन का युद्ध था, उस युद्ध से ही भारत में इस्लामिक सत्ता की शुरुआत हुई। अब अगर हम बात करें वी ए स्मिथ की, तो वी ए स्मिथ के अनुसार जो है तराइन का द्वितीय युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में इस्लामिक सत्ता को स्थापित किया। यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध से ही भारत में इस्लामिक सत्ता की शुरुआत हुई। इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी पूरब की ओर आगे बढ़ा और उत्तर प्रदेश के चंदावर में जो है मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के गहरवाल वंश के अंतिम शासक या फिर राठौर वंश के शासक कह सकते हैं, गहरवाल वंश के अंतिम शासक जयचंद तथा मोहम्मद गौरी जयचंद तथा मोहम्मद गौरी आमने सामने हुए। यानी कि 1194 ईस्वी में जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की जीत हुई तथा जयचंद की हार हुई। और यह जो युद्ध है यह चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1194 ईस्वी में जो युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच इसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। यानी कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा गहरवाल वंश के अंतिम शासक जयचंद के बीच जो है युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की जीत हुई तथा जयचंद की हार हुई। अगर हम बात करें चंदावर की, तो चंदावर जो है वर्तमान के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कन्नौज शहर के अंतर्गत आने वाला एक जगह है। इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी अपना विजयी अभियान जो है जारी रखा। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी के कई सारे सेनापति हुआ करते थे। मोहम्मद गौरी के जो है कई सारे सेनापति हुआ करते थे और मोहम्मद गौरी के कई सारे गुलाम भी हुआ करते थे, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, यालदोज हो गया, कुबाचा हो गया। और इन सभी गुलामों की हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल ये समझते हैं मोहम्मद गौरी के सेनापति कई सारे सेनापति हुआ करते थे। उन्हीं में से एक प्रमुख सेनापति हुआ करता था जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी चंदावर का युद्ध जीतने के बाद वापस गौड़ प्रांत चला गया और अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को जिम्मेवारी दिया कि आगे जो है आप साम्राज्य का विस्तार कीजिए। और मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को जो है जिम्मेवारी सौंपा कि आगे सेना का विस्तार जो है अब आप कीजिए, आप देखिए। और इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी अपना गौड़ प्रांत जो है वापस अपना शासन प्रशासन देखने चला गया। बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया। बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया तथा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाई। बख्तियार खिलजी ने जो है 1203 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और आक्रमण ही नहीं किया बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त कर दिया। आज नालंदा विश्वविद्यालय जो जर्जर स्थिति में आपको दिखता है, इन्हीं महान आत्मा की वजह से है। बख्तियार खिलजी ने ही जो है बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किया था। और कुछ स्रोत की माने तो बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी क्षति पहुंचाया था। बख्तियार खिलजी ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी क्षति पहुंचाया था। इसके बाद जो है बख्तियार खिलजी 1204-5 ईस्वी में जो है बंगाल पर आक्रमण किया। 1204-5 ईस्वी में जो है बंगाल पर आक्रमण किया तथा बंगाल को जीता। और बंगाल को जीतने के बाद
बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में असम पर आक्रमण किया। 1206 ईस्वी में जो है असम पर आक्रमण किया तथा असम को भी जीता। इसके बाद जब बख्तियार खिलजी असम से आगे बढ़ा, तो बख्तियार खिलजी का सामना काफी क्रूर बर्बर जनजाति से हुआ, और यह जनजाति जो है बख्तियार खिलजी से भी बहुत क्रूर था, बख्तियार खिलजी से भी बहुत भयानक मारता था। बख्तियार खिलजी देखा कि अरे साला ये तो हमसे भी मतलब बहुत भयानक जो है, हमसे भी बहुत खतरनाक है। तो किसी तरह बख्तियार खिलजी वहां से उन जनजातियों से अपना जान बचाकर वहां से वापस भागा। बख्तियार खिलजी जो है वहां से जान बचाकर वापस भागा। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। 1192 ईस्वी में सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया। सन 1206 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई, और इसके बाद मोहम्मद गौरी का अगला उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बना, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को एकत्रित करके शासन प्रशासन करना शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को एकत्रित करके संगठित करके शासन प्रशासन करना शुरू किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है गुलाम वंश की स्थापना की। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर जो है खत्म होता है यहीं पे खत्म होता है। और इससे अगला चैप्टर जो है वह है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंशों ने शासन प्रशासन किया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। और गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।